हाथ को लगा था, ऊपर झूठी एफआईआर। और ये जब हुआ था तब सब एरिया के भी वहीं पर थे, मतलब वो सब साक्षीदार है, और हमने निवेदन भी किया है सर इस पर, और उस पर 60 लोगों की साइन भी लिए सर। पर फिर भी मुझे वो बोल रहे हैं कि जमानत लेनी पड़ेगी। उसने हमारे निवेदन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की सर, तो हमें जमानत लेनी पड़ेगी क्या? माननीय शैलेश गांधी सर से निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश डालें। जमानत के बारे में तो आई एम नॉट वेरी क्लियर। ये आरटीआई से जो मैं समझ पाया हूँ इनकी बात से, कुछ इंसिडेंट हुआ, इस पे जमानत लेनी पड़ेगी या नहीं, वो मुद्दा है। नहीं, मैडम का इनका सर ये कहना है कि झूठी एफआईआर डाली है, तो इन्होंने 50-60 लोगों का हस्ताक्षर करवा करके उस एफआईआर के विरुद्ध क्वेश करने के लिए पुलिस को ही लिखा है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है, यही है ना मैडम? यस सर। हाँ, तो अभी वो तो स्वाभाविक है कि एक्शन भी, पर उन्होंने कल वो बोल रहे हैं कि जमानत लेनी पड़ेगी सर। हाँ, वो तो एक रेगुलर प्रक्रिया है, इसका इलाज है, मतलब आरटीआई में वो तो एक रेगुलर प्रक्रिया ही है कि एफआईआर दर्ज है। पर आप इनका ये कहना है कि इन्होंने जो लिखित दिया हुआ है कि ये झूठा है, तो उस पर जांच नहीं हो रही। इनका ये कहना है कि जांच नहीं हुई है, इनका भी स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। नित्यानंद जी हैं क्या? सुन पा रहे हैं? नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? शिवेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? सबको मेरा नमस्कार, मैं इस पे कुछ हेल्प कर सकता हूँ। शिवेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? सर मैं इस पे कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग परमिशन दो तो। हाँ जी आप जोड़ें बिल्कुल। मैम मेरा भी थोड़ा सा ऐसे ही मैटर हुआ था, जिसमें ये फॉल्सिफिकेशन से लगा के उन्होंने ये सब किया था, और मेरी कंप्लेन को वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे। यस सर। तो मैंने इसके लिए डीसीपी ऑफिस, आप महाराष्ट्र में, शायद आपके यहाँ पे डीएसपी होगा, एक हफ्ते बाद, उसके एक हफ्ते बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीपी में लगाओगे, यानी कि कमिश्नर को लगाओगे, और साथ ही साथ आप सब पे आरटीआई लगाते जाओगे, जिससे ये लोग एक्टिव रहेंगे। इनकेस स्टिल अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है एक पुलिस के अगेंस्ट में, आप वहाँ पे इसके लिए लेटर डाल दो, और आप अपने नाम से डालना, क्योंकि फीमेल की सुनवाई जल्दी होती है। आप ऐसे करोगे तो इसमें आपके क्या कहते हैं, बात जल्दी सुनी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। रही बात मैम बेल की, तो अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो उसको या तो आप क्वैश करवाने के लिए कोर्ट में जाओगे, वैसे बेल तो मतलब लेनी ही पड़ेगी अगर वो एक बार रजिस्टर कर चुके हो तो। और अगर वो बोल रहे हैं, हाँ जी, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया, बिल्कुल रजिस्टर किया है सर उन्होंने एफआईआर, और सर पेपर में भी न्यूज आई है। मैम आपको फिर कोर्ट ही मूव करना पड़ेगा, बेल तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो उसमें आपको रिलीफ सिर्फ कोर्ट से मिल सकता है। और सेकंड चीज, अगर जैसे जितनों का भी नाम अगर लिखवाया है, और अगर कोर्ट आपका क्वैश कर देता है, मान लीजिए जैसे 5 लोगों का नाम है एफआईआर में, और उनमें से 5 में से 4 लोगों के नाम क्वैश कर देता है अगर कोर्ट, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलूंगा कि 4 लोगों से आप उनपे क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल करवाइएगा, जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिले। और आरटीआई आप साथ के साथ सब पे लगाते जाइए, जो भी आप कंप्लेंट डाल रहे हो, एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, इससे क्या होगा, आरटीआई आप लगाओगे तो उनको कम से कम पता रहेगा कि आपको लॉ पता है, आपको अपने लीगल राइट्स पता है। यस सर। सर उन पर हम और लगा, म्हणजे वो जो आरोपी है उस पर हम लगा सकते हैं क्या? फिर आप आरटीआई लगा के एविडेंस मांग लो। अगर शिवानंद जी आपकी इजाजत हो तो इस बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था। हाँ पारिक जी बताइए। शिवानंद जी, इसके बाद में ये पुलिस के बाद में एक पुलिस जवाबदेही समिति बनती है, और अगर हम कोर्ट से पहले अगर पुलिस जवाबदेही समिति को भी अगर ये मामला संज्ञान में लाएं, तो पुलिस जवाबदेही समिति के पास में भी एडिशनल एसपी के जितने पावर होते हैं, और वो समिति उस पे पूरी देख रेख करके और इस पे एफआईआर को डिसमिस भी करा सकती है। ऐसे पावर होती है पुलिस जवाबदेही समिति के। सर नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, और हम आप सबके सजेशन से सहमत हैं, लेकिन सवाल ये है कि जैसा अभी हमारे पिछले साथी ने बताया कि कहीं ना कहीं उनको दबाव लगाना पड़ेगा। पुलिस करने को तो कर सकती है, फर्जी एफआईआर ही दर्ज किया है तो उसको केस करने में उनका कुछ नहीं होता है, वो तो अपना
विवेचना करके उसको खात्मा खारिजी वो कर सकते हैं, सर, लेकिन वो इच्छा त्रिवेदी शक्ति जी, उनके पास वो होनी चाहिए वो शिवानंद करने की, शिवानंद जी, क्योंकि ये इनको पुलिस परेशान जवाबदेही करना था। शिव- शिवानंद जी, ये पुलिस जवाबदेही समिति होती है, ये एक प्राइवेट संस्था होती है जिसको चुना जाता है आम जनता से, इसलिए इसमें दम है। हम लोग यह राजस्थान में बहुत सारी यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये महाराष्ट्र में भी पुलिस मित्र के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो मैडम इसको ध्यान रखिए, आप अगर इस समिति ऐसा से है तो संपर्क आप करिए। ये बिल्कुल आप मैडम एक प्रश्न से मैं एक मिनट चाहूंगा आपसे। पुलिस अगर कोई भी क्रिमिनल केस भारत में कहीं भी दर्ज हुआ, जी, कोई भी एफआईआर अगर कहीं भी रजिस्टर हुई है तो उसको क्वैश सिर्फ कंसर्न हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और जब आप हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट मूव कर जाते हैं किसी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो नीचे से केस डायरी हाई कोर्ट तलब हो जाती है थ्रू पीपी, और जब तक हाई कोर्ट से लौट के नहीं आई तब तक आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, ना आपको जमानत लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह के एविडेंसेस हैं कि आप उस एफआईआर को झूठा प्रूव कर सकते हैं तो हाई कोर्ट उसे क्वैश कर देगी। सीएलजी की बैठक, जो सीएलजी की मीटिंग है, जैसे राजस्थान में उसको सीएलजी बोलते हैं, पुलिस के ऊपर जो मॉनिटरिंग करती है, या अदर स्टेट्स में जो भी होती हैं, उनके पास किसी भी क्रिमिनल केस कंप्लेंट को क्वैश करने की या बंद करने की कोई पावर नहीं है। वो केवल प्राथमिक जांच कर सकती हैं, सजेशन दे सकती हैं, बट आपको मूव तो एज पर वो ही करना पड़ेगा। तो मैडम जो पूछ रही हैं उसका आपके पास जो निकटतम सोल्यूशन है वो ये है कि 482 में आप क्वेश कराने के लिए कंसर्न हाई कोर्ट मूव करें। बाकी आप इम्पार्शियल मॉनिटर करने के लिए अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में कंसर्न कोर्ट जो उसके लगती है, उसमें आप उस केस की मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये आपका राइट है। तो आपके पास 2 रेमेडी है। बाकी आप पुलिस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं कि साहब हमारे एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए, ये नहीं किए गए, लेकिन कंसर्न थाने में सामने वाली पार्टी का जो अप्रोचेस हैं वो आपको काफी सारी परेशानी दे सकती हैं। तो स्पीडी रेमेडी जो आपके पास हो सकती है वो 482 सीआरपीसी में है, कंसर्न हाई कोर्ट। ओके सर। हेलो जी, हेलो हाँ सर। हेलो बोले 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 हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, विशाल विशाल जी कुछ पूछना चाहते हैं? इसी जी सर, इसी रिगार्डिंग मेरा इसके ही रिगार्डिंग मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। हेलो, सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो सुन हेलो पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही सर, है, इसी बोलिए। केस के रिगार्डिंग मेरा भी केस ओके सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। एक समय पर एक जन ही बोलिए। विशाल जी आप शॉर्ट में फिनिश कर लीजिए, फिर आलोक जी बोलिए। हाँ, ओके, मैं बोलता हूँ। और मेरा भी केस टोटल पेपर पे डमी केस बनाया था पुलिस ने, पैसे लेके वाइफ के मिलकर, और उसमें जो भी फटाफट अरेस्ट करके और न्यायालय में पेश करके चार्जशीट जमा कर दी थी। अब इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी कंप्लेंट आरटीआई करी है तो वो उसमें बोलते हैं न्यायालय में पेश कर दी गई है। तो मैंने दूसरे तरीके से कंप्लेंट करना चालू की डीजीपी वगैरह को कि मेरे को अरेस्ट जो चार्जशीट में दिखा रहा है वो नहीं है, मेरा इलीगल डिटेन किया हुआ है, 3 दिन पहले से किया था, उसकी कंप्लेंट है मेरी डीजीपी और सीआईडी को भी की मैंने। अब जो भी कंप्लेंट नीचे होके आ रही है डीजीपी, एडीजे, सीआईडी से, तो वो सभी में सीएसपी बचा रहा है, उसको ये लिख के दे देते हैं थाने से कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो भी आरटीआई में लगा रहा हूँ, चाहे वो मेरे सीसीटीवी से संबंधित रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर मेरे कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की गई है या रोजनामचा रिपोर्ट, सभी में वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं आरटीआई में भी कि ये प्रश्नवाचक हैं, कहीं बोलते हैं कि ये 8J के तहत नहीं आता है, कभी बोलते हैं न्यायालय में प्रकरण है, मतलब उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं आरटीआई में। तो इलीगल डिटेंशन से संबंधित मैं ये अभी आगे कोर्ट में कहाँ केस लगाऊं ये, क्योंकि ये लोग तो इंक्वायरी कर नहीं रहे हैं। इवन डीजीपी को ही बोला मैंने, सर मेरे पर्सनल सीडीआर निकाल दो, आप किसी की नहीं निकाल रहे हो, मेरे को कोई इंक्वायरी नहीं करा इलीगल डिटेंशन की, क्योंकि वो होना ही नहीं है। तो वो भी निकाल के नहीं दे रहे हैं वो कि मेरी पर्सनल निकालने, तो मैं कोर्ट में प्राइमा फेसी तो रख सकता हूँ कि भाई
मैं तो 3 दिन तक थाने में था, जहाँ अरेस्ट ही दिखा रहे हैं वहाँ हूँ ही नहीं हूँ मैं, किसकी अरेस्ट ही करी है? तो ये केस फिर खुल जाएगा। बिल्कुल यही वो सब क्वेश्चन था मेरा अभी। नहीं ठीक है, वो तो हो सकता है। NHRC का भी एक ऑप्शन है। मैंने मैडम अंजलि जी, मैंने एक NHRC का वेब पोर्टल आपको दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप वहाँ पर भी अपना कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। पर यदि चालान पेश हो गया है और सर मैंने चार्जशीट दायर हो गई है तो फिर NHRC भी सब जुडिशियल केसेस में काम नहीं करता है, एक्शन नहीं लेता है। लेकिन यदि नहीं हुआ है तो अभी आप NHRC में संपर्क कर सकती हैं। आप के लिए ये बेहतर सर ऑप्शन नहीं हो हुआ सकता है। अभी नहीं हाँ, तो आप हुआ इसमें है। चालान पेश हुआ है, चार्ज फ्रेम सर नहीं हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद आप कंसर्न कोर्ट से पूरी पत्रावली की कॉपी ले सकते हैं और नहीं आपको सर, चार्जशीट दाखिल होने की है सर। बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। विचाराधीन किसी प्रकरण पे कोई दूसरा फॉर्म काम नहीं करेगा। चलिए ठीक है, अभी इस टॉपिक को अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं। और थोड़ा सा RTI से भी हट के था। और मैडम, आप उम्मीद है कि आपको समस्या का समाधान काफी हद तक मिल गया होगा हमारे थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो दशरथ Thank you so भारद्वाज जी, अमरेश सिंह जी, आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। सुरेश मौर्य जी, आप अपनी प्रश्न एक एक करके पूछें और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हेलो, अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ सर नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैंने हरियाणा पुलिस में RTI लगाई थी, लेकिन मैंने परफॉर्म अपील भी कर दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो इस संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूँ आगे? इस विषय पर मैं शैलेश गांधी सर को इनवाइट करूंगा कि सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। PIO ने कुछ जवाब नहीं दिया है और फर्स्ट अपील का भी कोई जवाब नहीं मिला है। अपील आपका ऑप्शन है जो आप कमीशन में कर सकते हैं। ठीक है सर। ये एक सर कहाँ करनी पड़ेगी? हरियाणा के अंदर ही? नहीं, आपने कौन से बॉडी पे RTI लगाई थी? हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा स्टेट कमीशन में। ठीक है सर, थैंक यू सर। RTI से रिगार्डिंग मेरा, हाँ विशाल जी, आपका RTI से रिगार्डिंग प्रश्न है। RTI से रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन था बस। जी सर, मैंने जो भी थाने में जो भी RTI लगाई है उसमें एक चीज ये लिख के आ रही है कि आपका कोई भी जानकारी हम लोग बना के अलग से तैयार करके नहीं देंगे, और दूसरा आपका क्वेश्चन प्रश्नवाचक या थर्ड पार्टी से है, इसलिए निरस्त करने योग्य है। जबकि ऐसा RTI मेरा बिल्कुल भी नहीं कहता है कि मैंने कोई बनाने के लिए उसमें इंडिकेट किया हो, तैयारी करके आप बना के दो। दूसरा रिकॉर्ड में है उनके पास में, और प्रश्नवाचक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्या प्रश्न, क्या जानकारी आपने? प्रश्न ये था CCTV मैंने वो पूछा था, CCTV कॉन्फ़िगरेशन जो आपके यहाँ थाने में लगे हैं, और वो उसका कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में लिखा था क्या क्या चाहिए। दूसरा क्रय बिल चाहिए था मेरे को। एक RTI ये लगाई थी, दूसरी RTI लगाई थी कि जो भी मेरा अपराध हुआ है जिस जगह का, वहाँ का मैंने वो पूछा था कि आपके धारा 144 के तहत पिछले 2 साल में जो भी किराएदारों के आपके पास उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, प्रारूप के हिसाब से इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी दे दीजिए। और तीसरी RTI लगाई थी मैंने कि आपके यहाँ जो रोजनामचा है और केस डायरी है, उससे संबंधित मैंने मांगा था। और चौथा मैंने RTI लगाई थी कि अपना जो भी केस ऊपर से आपके यहाँ इंक्वायरी आ रही है, उसमें केस में मेरे को आपने सातिर बदमाश होना दिखाया है केस डायरी में, कि इसलिए गिरफ्तार किया गया है। तो आपके थाने के जानकारी के अनुसार विशाल आर्य के खिलाफ कोई भी कहीं कोई अरेस्ट वारंट, कहीं कोई प्रकरण दर्ज है आपके या किसी अन्य थाने में, जो भी जानकारी हो, कहीं आपराधिक है या कहीं सर्च वारंट है, तो आप उसकी जानकारी दे दीजिए। तो इस संबंध में मैंने RTI लगभग ऐसी ही लगाई थी, जिसका उन्होंने सिरे से दोनों तीनों में सेम कॉपी पेस्ट मार दिया है कि ये जानकारी FIR दर्ज इसलिए नहीं दी जा सकती। प्रश्नवाचक का चिन्ह तो नहीं था ना आपके उसमें? कोई ऐसा प्रश्न क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे ना, तो कोई भी प्रश्नवाचक नहीं है कोई। चलिए सर चारों RTI में ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप बताएंगे तो। आत्मदीप सर, हाँ आत्मदीप सर हमारे बीच में है, वो आपके प्रश्न का जवाब देंगे। जी सर। जैसा पिछले सवाल के उत्तर में माननीय शैलेश गांधी जी ने कहा था, इस मामले में भी
व्यतीत पक्ष को अपील का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर उनको जी लगता है सर, कि जानकारी संधारित है और नहीं देना चाहते हैं। तो आप अपील में जा सकते हैं, आपका राइट। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने जो क्वेश्चनियर बना के भेजा था आरटीआई में, दूसरा उनका जो जवाब लेटर आया है ये हमको उसके साथ आवेदन के साथ संलग्न करना है, करेक्ट सर? हाँ, करना चाहिए। हेलो, करना। और दूसरा मैं पूछ रहा था कि अगर हम जो भी ड्राफ्ट करते हैं तो हम जो ड्राफ्टिंग में बीच में अपना जो हम चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, उसका पूरा प्रश्न जो हमने क्वेश्चनियर था वो भी उसमें ड्राफ्ट करना है, नीचे उनने जो आंसर दिया है वो दोनों उनमें देखिए, लिखना है। ये डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक तो अपील में सार रूप में आप सब कुछ लिख दीजिए कि क्या हुआ है और आप क्या चाहते हैं राहत। ओके, दोनों चीजें लिख ये दूंगा। प्रथम आरटीआई की कॉपी और उसका लोक शिक्षण अधिकारी का जवाब, वो सब भी लगाना ही होता है अपील। अच्छा, ड्राफ्ट भी कर दूं और पीछे दोनों जवाब और प्रश्न के वो भी लगा दूंगा, संलग्न कर दूं पेपर। ओके सर, इसके साथ में कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? कंप्लेंट में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। माननीय राहुल सिंह जी कई बार बता चुके हैं, अभी भी बताया था कि धारा 18 के तहत आप शिकायत करते हैं तो उसमें जानकारी देने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है सूचना आयोग। केवल धारा 19 के तहत जो अपील की जाती है उसी में आयोग जानकारी देने का आदेश पारित कर सकता है। आपका लक्ष्य जानकारी प्राप्त करना है, जो नहीं प्राप्त एग्जैक्टली वो लोग नहीं चाहते क्योंकि वो केस अपील पूरा में था जाना ना। चाहिए। शिकायत में केवल आयोग पनिश कर सकता है, दंडित कर सकता है, जानकारी नहीं दिला सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का की रूलिंग है एक्चुअली इस पर। ये सारी जानकारी है वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि केस पूरा पलट जाएगा ये, तो थाने की कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते वो। बिल्कुल, तो आप मैं अपील अपील कर दूं? आपको अपील ओके पे सर, तो जाना थैंक ही यू सर, पड़ेगा, थैंक यू। जानकारी नहीं देंगे तो अपील पे जाना पड़ेगा, ये तो तय तय बात है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और रघुनंदन जी, आपने जी हैंड जी रेज किया हुआ है, कृपया आप अपनी बात रखें। रघुनंदन जी, आपने मैसेज भी डाला है, बताइए। सर नमस्कार सबको। मैं रघुनंदन हूँ, मुरैना जिले से, मध्य प्रदेश से। सर मेरा सवाल ये था कि कई सारी कंप्लेंट थी जो मैंने सर डीएम को भी की, एसडीएम को भी की और पीडब्ल्यूडी विभाग में भी की बाय लिखित, लेकिन सर कोई मतलब रिसिप्शन नहीं देते हैं, रिसिप्ट नहीं देते हैं कि हमारे पास आपकी कोई शिकायत आई हुई है। तो मेरा एक सवाल ये था, क्या सर ईमेल के थ्रू भी सर इनको भेज सकते हैं सर शिकायत अपनी हम? एमपी का केस है? हेलो, एमपी का केस है ना आपका? हाँ सर, एमपी मध्य प्रदेश मुरैना का था। हाँ सर, मुरैना का। हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर तो हैं, मैं ये इस पर चाह रहा था प्रकाश। कि सर जैसे ट्विटर अकाउंट वगैरह बने हुए हैं तो इन पे तो सर किसी की लाइबिलिटी नहीं है कि वो आपको बेहतर जवाब सर देंगे। तो सर ट्विटर अकाउंट से तो सर किसी का रिप्लाई आता नहीं है, तो मैंने जो भी gov.in की कंप्लेंट जी सर, जी नमस्कार सर, प्रणाम सर। आप कंप्लेंट किसको जी भेजना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड थी, ग्राम प्रधान को कंप्लेन थी, तो उन्होंने बोला कि आप पीडब्ल्यूडी में जाइए। पीडब्ल्यूडी में शिकायत दे के आए तो उन्होंने बोला कि हम आपको रिसिप्शन नहीं देंगे, आप अपनी कंप्लेन यहाँ दे के चले जाइए। तो उन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं दी। नहीं पीडब्ल्यूडी फिर में मैंने सर क्या किया कि सुनिए, उसका तरीका क्या है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजिए उनको। अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं या फिर कोई कंप्लेंट भी करना चाहते हैं, दो तरीके होते हैं। अगर वो आपको रिसीट नहीं दे रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजिए। हाँ है ना, तो वो एक मान्य होता है। ठीक है, आपके पास एक प्रूफ है कि आपने एक पर्टिकुलर डेट को ये आरटीआई आवेदन या फिर आपने जो शिकायत है वो भेजा है, ये उसकी पावती आपके पास होती है। ठीक है सर। ठीक है, अब रही बात, और सर मेरा दूसरा एक क्वेश्चन ये था, दूसरा तरीका ये होता है, समझ लीजिए सरकार के काम करने के डिपार्टमेंट काम करने के तरीके, तो आवक जावक डिपार्टमेंट रहता है वहाँ। जी जो भी ऑफिस होता है, ऑफिस के मेन इस पर आप जाएंगे, वहां पर आप अपनी कॉपी ले जाएंगे, एक कॉपी उनको देंगे और एक कॉपी पे रिसिप्ट का वो साइन करके आपको वो वापस दे देते हैं, है ना। वो एक तो आवक जावक में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा ठीक है सर, ईमेल पर अभी शिकायत जाने का या कुछ करने का उसका कोई ऑफिशियल वो है नहीं है। ये आप कोई अगर आप उसमें अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि आपके इस पे आपने ईमेल पे शिकायत दे दी, क्या हुआ, तो ये ऑफिसर तो ऑफिसर डिपेंड करता है। ऑफिसर इफिशिएंट है तो वो ईमेल पे भी डील कर लेता है, नहीं है तो मालूम पड़ता है ईमेल चेक ही नहीं होता है। और दूसरा काम ये कि आप आपके वहां पर अगर वो शिकायत नहीं ले रहे हैं तो आप
जो जिले के स्तर के ऑफिस है, आप कहाँ पर शिकायत कर रहे हैं अभी? मुरैना डिस्ट्रिक्ट सर एसडीएम को भी किया हुआ है और नहीं तो एसडीएम क्या आपकी शिकायत नहीं ले रहे? को किया हुआ है सॉरी डीएम को नहीं किया, एसडीएम नहीं सर, वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते जो बाबू वगैरह। एसडीएम नहीं ले रहे ना नहीं ले रहे हैं शिकायत सर, वो जो बाबू वगैरह होते हैं ना, आप वो कलेक्टर ले ऑफिस लेते में कर हैं, दीजिए। आपका सुनिए जी सर जी, आप कलेक्टर ऑफिस में कर दीजिए और कलेक्टर ऑफिस में ये करके दीजिए कि एसडीएम कार्यालय में मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, वहाँ के बाबू शिकायत नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आपके यहाँ पर की जा रही है, और उसका रिसिप्ट ले लीजिए। ठीक है सर, कलेक्टर ऑफिस नहीं लेता है तो फिर कमिश्नर ऑफिस में। नहीं सर, मेरा ये सोचना था कि मैं नहीं लेता है तो कमिश्नर ऑफिस में कर दीजिए। सर कलेक्टर ऑफिस में क्या सर पोस्ट के थ्रू भेज सकता हूँ सर? भोपाल में आप पोस्ट के थ्रू भेजना सही रहेगा जी? क्या? ठीक है सर, मैं ये सोच रहा था सर कि पोस्ट के थ्रू भेजना सही रहेगा क्या सर कलेक्टर ऑफिस में, पोस्ट के थ्रू बाय स्पीड पोस्ट? अगर आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि आपको तो आरटीआई फाइल कर देनी चाहिए, ठीक है ना? आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो आरटीआई लगा दीजिए और वो आरटीआई रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं सर, पहले शिकायत जो छोटे लेवल की है, अब वो छोटे लेवल में तो आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो गई है। स्पीड जी बिल्कुल सर। जयपाल सिंह जी आपका कुछ प्रश्न हो? जयपाल सिंह जी आपका कोई प्रश्न था, आपने हैंड रेज किया हुआ था। जी सर मेरा यही प्रश्न है। सर जी मेरा ये निवेदन था, अभी ये साथी जो मुरैना की बात बता रहे थे, मैं इनके साथ जाकर इनकी जो है एप्लीकेशन मैं दिलवा दूंगा, रिसीविंग में दिलवा दूंगा, चाहे एसडीएम ऑफिस हो चाहे कलेक्टर ऑफिस हो। जी सर। हाँ जयपाल सिंह जी आपका कोई प्रश्न? सर अपना नंबर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक बार दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सर प्लीज, जयपाल सर। जी सर मेरा ये प्रश्न था श्रीमान जी, जे किसान ऋण माफी योजना में जो ऋण माफी हुई थी उसमें बहुत से लोगों का ऐसा किया गया कि कुछ लोगों को जिनके 51,000 रुपए माफ होने के थे, उनको मात्र सिर्फ 25,000 रुपए का एनपीए खाता होने के बावजूद चालू खाता बता के 25,000 माफ कर दिए, और बैंक में उसकी भी सूची मांगी। उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्तिगत जानकारी है, आप किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी मांगो, इसलिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा। इसी प्रकार मैंने आईटी के माध्यम में, तो ये क्या बहुत बड़ा घोटाला है। और एक और मेरी सभी लोगों से विनती है कि श्रीमान जी देखो मेरे पास सारे नंबर नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में भी, जो महानुभाव के पास में नंबर हो, तो एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए जिससे, जैसे मान लो मैं अगर जन सेवा के लिए कोई अगर आईटीआई लगा रहा हूँ तो मैं उसमें डाल सकता हूँ, और जो भी अन्य, और जो मान लो कुछ ब्लैकमेलिंग भी बहुत सारी होती, जैसे हमारे यहाँ विराटगढ़ में मैंने ग्रुप में डाला था कि जो एक पत्रकार था और आईटीआई लगाता था, उसने क्या एक वो हॉस्पिटल खोल लिया, उसमें 10वीं फेल, 10वीं वो 4 लोग उसमें मर गए, और वो कल ही जो है उस पर कार्रवाई हुई। अगर जो जनहित की बात करेगा, ये करेगा, तो वो सभी लोगों को ग्रुप में शेयर कर सकता कि ये जो आईटीआई जो अच्छी है या बुरी है, जनहित की है या बहुत से शब्दावली है, जैसे अभी श्रीमान जी राहुल सिंह जी कह रहे थे कि अन्य सारी बहुत ज्यादा 50-100 पेजों की जानकारी मांग लेता है, और वही जानकारी मांगता है जो उसको चाहिए और उसको पता है, क्योंकि जनहित की नहीं मांगता, सिर्फ वो उसको पता है कि ये यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ और यहाँ मैं उसको ब्लैक कर दूंगा। ये मतलब मेरा व्यक्तिगत सोचना है, क्योंकि वही लोग, और मैं देखता हूँ अपने आसपास भी लोग जो जरा सी 10 रुपए की आईटी लगते हैं, और जो अच्छे नेक, जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनको सिर्फ उंगली से दिखाने का कार्य करते हैं कि ये लोग जो देखो बेईमानी करते हैं। अच्छे से लोग जो हमारे ग्रुप में वरिष्ठ लोग जुड़े हुए, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये हमारे जो कलंक है, एक अलग ना। जी अच्छा सेशन है आपका, लेकिन जी सर मेरा यही था सर। बना हुआ है शिवानंद जी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना? नहीं, उसमें आरटीआई डाल सकते हैं क्या श्रीमान जी? मेरा ये था, जो भी ग्रुप डाले सर आरटीआई डालिए ना, आप लोग शेयर करिए। देखिए मेरा तो कहना है, देखिए जोधपुर में सुरेंद्र जी ने काफी कुछ अच्छा कुछ बनाया है वहाँ पर। अगर वो चीज है, जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ वो पीआईएल वो खुद ही सेल्फ ड्राफ्ट करके लगा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस जो है बाकी लोग भी कर सकते हैं। उनसे एक प्रारूप ले लीजिए कि किस तरह से किया जाता है, वो फॉर्मेट में जी सर। या फिर कोई ऐसी ऐप, क्या होता है कि कई बार देखिए जो जनहित के मुद्दे होते हैं और उसमें आपको लगता है कि ये इस आरटीआई को लगाने से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है, जिससे लोगों की मदद हो सकती है, तो वैसी आरटीआई जो है तो वो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं उसमें, और दूसरे के लगा भी सकते हैं।
जी सर। सर मैं मेरे चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ऐसी कोई हो तो मैं उसमें वो हाँ, तो उस ग्रुप में आप लोग शेयर करिए फिर। यहाँ पर नेहा जी कोई एक कमेंट की है चैट बॉक्स में, वो राहुल जी से कुछ पूछना चाह रही थी। नेहा जी आप सुन पा रही हैं? चलिए शायद उनके पास तक आवाज नहीं आ पा रही है, वो सुनने में अच्छा। मैं हमारे बीच में और आप लोग शिवानंद जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ, कैलाश सनोलिया जी पूछिए। शिवानंद जी, हाँ, मैं कैलाश सनोलिया बोल रहा था, नागदा जंक्शन मध्य प्रदेश से। हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ सर, मेरा यह सवाल था कि मैंने एक मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष 2 बार अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दी, 2 बार। उस पर जब सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मेरा प्रकरण 10 वर्षों से पेंडिंग है दोनों ही, फिर मैंने उस प्रकरण को अन्य किसी भी पीठ में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया। उस आवेदन को दिए लगभग 4 माह हो गए। मैंने उसके ऊपर एक आरटीआई लगाई फिर वापस मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष, और उनसे ये पूछा गया कि 4 माह के बाद भी मेरे आवेदन पे अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो मुख्य सूचना आयुक्त ने जो टीप लिखी हो मेरे स्थानांतरण का, जो मेरा आवेदन था उसके ऊपर, उसकी मुझे कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। सर उसकी कॉपी मुझे मिल गई। उस कॉपी में मात्र इतना लिखा है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने आवेदन का अवलोकन किया, फाइल मंगाई और फाइल को देखा। उसके बाद 4 माह के बाद मुझे कोई नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि सर मेरा प्रकरण कहीं किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित हो जाए, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? तो पहले तो मैंने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दी, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई 2 बार, क्योंकि मेरा प्रकरण 10 वर्ष हो गया, इसके बाद भी निराकरण नहीं हो रहा। तो मुझे जिस भी न्यायालय में उचित समझे आप इसको स्थानांतरित करें। तो सर मेरा प्रकरण अभी तक स्थानांतरित भी नहीं हुआ है, न मुझे कोई सूचना मिली। सेकंड अपील की सुनवाई नहीं हुई है क्या? सेकंड अपील में ये होता सर, सुनवाई हो गई थी। अच्छा। और उसमें उसको व्यक्तिगत शोकाज नोटिस भेजे गए थे पीआईओ को। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतुष्ट नहीं है, जो ऑर्डर तो आया होगा ना, उसमें ऑर्डर तो आ गया, बाकी उसको डिफॉल्टर मान लिया ना सर। सुनिए, आपने चाहिए ना ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर हो गया जी। 10 साल या 20 साल वेट कर लीजिए जी, उससे नहीं काम चलेगा ना। अगर आयोग के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो फिर आप सर मेरा निवेदन, मैं शायद जो मेरी बात समझा नहीं पा रहा, मेरा निवेदन था कि पीआईओ को व्यक्तिगत शोकाज नोटिस दिया गया कि आपने समय पर जानकारी नहीं दी है, उसके बाद में उसका फाइनल डिसीजन भी होना चाहिए ना सर। फाइनल डिसीजन मतलब आप बोलते रहे कि आप ही तो बता रहे हैं कि ऑर्डर आ गया है उसमें। हाँ, एक बार आ गया ऑर्डर के, इनको जानकारी दे दी जाए। आपको जानकारी ऑर्डर आ है ना, और हाँ वो आ चुका है। बाकी उनको डिफॉल्टर भी माना, पीआईओ को डिफॉल्टर माना है कि आपने समय पे जानकारी नहीं दी, इसलिए आप अपना जवाब प्रस्तुत करें। उसकी भी फिर तारीख लगी थी। अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फाइनल ऑर्डर नहीं आया, आपका ये कहना है? हाँ फाइनल ऑर्डर, जी 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 जी, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सर, ये जो जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, ये बता रहे हैं कि ऑर्डर तो हो गया, 20(1) का नोटिस देके उस पर कार्रवाई करनी थी पीआईओ पे। पीआईओ पे कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई नहीं हुई है। तो इंटरिम ऑर्डर पहले पास कर दिया था भाई इनको सूचना उपलब्ध कराई जाए, देन के ये 20(1) का नोटिस दिया कि 20(1) की कार्रवाई की जाए, क्यों नहीं पीआई को उसका जवाब या उसका निर्णय नहीं आया, जहां तक मैं समझ पाया हूँ सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट सर, यही मेरा इशू है। तो अब मेरा सेकंड इशू ये आया था इसमें कि सर उस प्रकरण को मैंने अन्य न्यायालय में स्थानांतरण करने की मांग करी थी, वो आवेदन दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं,
नोटिस, शोकॉज नोटिस में उन्होंने कार्रवाई की होगी या आपने इंफॉर्मेशन दिया होगा, होने के बाद में उनको दंडित नहीं किया होगा? नहीं किया सर। हाँ, तो नहीं किया तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है ना। आपको अगर वो दंडित नहीं किया, वो अगर लगता है तो आपको फिर उस चीज के ऊपर कोर्ट में जाना चाहिए या आगे उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका हस्तांतरित क्यों करेंगे वे? हस्तांतरित करने की कोई जरूर भी नहीं। जी सर, आप और 10 साल रुको, 20 साल रुको, कोई होगा नहीं इसमें। अच्छा, आपको ये सेक्शन 20 के तहत, अरे हाईकोर्ट की भी एक डिसीजन है कि सेक्शन 20 की कार्रवाई होते समय किसी को सामने खड़े रहने की भी जरूर नहीं है। वो अंदर भी नहीं लेते, हैं। तो वो क्या कार्रवाई होगी आप ये पूछ सकते हैं कि ये इसका क्या कार्रवाई होगी, डॉक्यूमेंट आप पूछ सकते हैं, बस इतना है। जी, थैंक यू सर। उससे और आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हस्तांतरित क्यों करना चाहिए? जी सर। हमारे बीच में सुब्रत मणि त्रिपाठी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और आप किसानों से संबंधित कई सारे मुद्दे आपने उठाए हुए हैं और अभी हाल ही में एक दिन चर्चा हमारी हो रही थी, तो आप कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका स्वागत है सुब्रत मणि त्रिपाठी जी। और आपका प्रश्न किसानों की ये जो खरीदी हो रही है उसकी पीड़ा व्यथा को लेकर के है कि जिस तरह से उनकी फसल नष्ट हुई है इस बारिश में, तो इस पर क्या कुछ किया जा सकता है? इस तरह से आपने कुछ बात की थी, तो आप अपनी बात यहाँ पर रखें। माननीय सूचना आयुक्त महोदय हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। लगातार देख रहे हैं आप, असामयिक बारिश हुई है। हम लोग यहाँ चाहे रबी हो चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे मान लीजिए धान की खरीदी का सीजन आए, चाहे गेहूं की खरीदी का सीजन आए, खुले आसमान के नीचे खरीदी केंद्र रहते हैं। आदरणीय शिवानंद जी भाई जी ने भी अभी कई केंद्रों का दौरा किया था। बहुत सारा अनाज मान लीजिए हर बार बर्बाद होता है। हमारे यहाँ रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं, सभी गोदाम विहीन हैं, उनके भवन मान लीजिए जर्जर हो चुके हैं। सरकार लगातार कहती है सहकारिता आंदोलन, लेकिन मान लीजिए गोदाम न होने के कारण हर बार बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है। और रबी में और खरीफ में, दोनों में एक समय मान लीजिए खरीफ में ठंडी का मौसम आ जाता है तो किसान ठंड में बेचारे रात भर बगीचों में आसमान के नीचे व्यतीत करते हैं, और ऐसे ही मान लीजिए इस समय गर्मियों में बगीचों में है। तो हम आपसे आदरणीय ये चाहते हैं कि हम लोग इस मामले में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि गोदामों का निर्माण हो जाए, खरीदी खुले आसमान के नीचे न हो, ये सुनिश्चित हो जाए। सहकारिता आंदोलन का नाम तो लेते हैं लोग बाग, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद सहकारी बैंकों के चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन मान लीजिए सहकारिता आंदोलन और सहकारी समितियां, भवन सब जर्जर हो चुके हैं। और परिवहन, हम ये चाहते हैं कि हर जगह सहकारी समितियों में गोदाम बन जाए, वहीं पे खरीदी हो जाए, वहीं पे खाद्यान्न का जो वितरण होता है गरीबी रेखा के नीचे वालों को वो हो जाए, क्योंकि परिवहन से लेके रख रखाव में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। मान लीजिए अब मिलिंग के लिए धान पिछले साल 3 सालों से जो धान पड़ी उसकी मिलिंग भी मान लीजिए नहीं हुई है और वो पूरी सड़ रही है। तो हमें कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं आदरणीय सूचना आयुक्त महोदय। आपका प्रश्न है कि इसमें आरटीआई किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, यही शायद आपका मंतव्य है कि इसमें सूचना अधिकार कानून कैसे मदद कर सकता है। जी, तो माननीय श्री राहुल सिंह सर जी से इसमें आग्रह करेंगे कि वो अपना पहले विचार इसमें रखें और फिर हमारे अन्य माननीय। देखिए, अभी जो गेहूं की खरीदी के लिए जगह जगह खरीदी केंद्र पे जो व्यवस्था की गई है, अव्यवस्था है वहाँ पर। काफी दिक्कत हो रही है किसानों को, और उसमें जहाँ तक खरीदी केंद्र में जो समितियां होती हैं जो कि ये खरीदी का काम करती हैं, उनको फंड्स इस बात के मिलते हैं कि वो वहाँ पर व्यवस्था बनाए, उसके बावजूद वहाँ पर व्यवस्था नहीं बनती है। तो इसमें एक तो आप ये कर सकते हैं कि कई बार होता ही है कि वो लोग समितियां जो हैं वो खर्च कुछ करती नहीं लेकिन बिल सारे लगा देती हैं, तो वो एक बड़ा विषय है। तो आप उसमें एक तो उसको जानकारी ये पूरी ले सकते हैं आरटीआई में कि भाई ये खरीदी केंद्र पर समितियों ने क्या खर्चा किया है और किस तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट था, या फिर आप वहाँ पे शिकायत करिए कि यहाँ पर ये व्यवस्था इसमें उसको दुरुस्त करिए, और फिर प्रशासन में एक आरटीआई लगाइए कि मैंने जो शिकायत की थी यहाँ पर
को लेकर तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। तो उस पर मुझे लगता है कि कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी जो है प्रशासन की नज़र जो है वो इस हो जाएगी और वो उस पर काम करेंगे मतलब और तो ये एक तरीका मुझे अभी तत्काल समझ में आ रहा है। इस तरह से आप उसमें आगे माननीय आयुक्त जी, हम लोग जो धान और गेहूं खरीदी होती मान लीजिए, तो कई बार कहा गया कि खरीदी केंद्रों में आप बैनर लगवा दीजिए, बैनर में ये उल्लेख हो कि किसानों के तौल के नाम पर पैसे कितने देने हैं, नहीं देने हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि जितने मैट्रिक टन गेहूं की या धान की खरीदी होती है, उनमें मान लीजिए 10 से 12 रुपए पर कुंटल तौल के नाम पर किसानों से ले लिया जा, उतार के रखने के लिए और ढेरी बनाने के लिए पैसा लिया जा रहा है, तौल के नाम पर नहीं लिया जा रहा। जबकि स्पष्ट किसानों से ढेरी भी पता नहीं चलता किसानों को कि शासन कितना तौल के लिए और खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बनाने के लिए पैसा देता है। ये सारी चीजें मान लीजिए पता नहीं चलती, और ये सबसे बड़ा घोटाला होता है खरीदी घोटाला। मान लीजिए इसे पता नहीं कितने जितने मैट्रिक टन, उससे मान लीजिए 12 से 15 रुपए का गुणा कर लीजिए, उतना किसानों से ले लिया जाता है। दूसरी तरफ गेहूं है, जैसे मान लीजिए गेहूं तो गर्मी की फसल है, वो कितना सूखेगी, तो गेहूं तौल के नाम पर बोरियों में मान लीजिए किसी में 100 ग्राम और 51 किलो, जहां मनमानी ढंग से मान लीजिए किसानों से तौल के नाम तौल ले लेते हैं। बोरी का वजन लेना चाहिए 50 किलो प्लस बोरी का वजन ले लें, लेकिन उससे भी ज्यादा मान लीजिए तौल हो जाती, कह देते हैं कि अभी ये गेहूं सूखेगा। सुब्रमण्य जी ठीक है, आप तो मैं कह रहा हूँ ये देखिए खरीदी केंद्र में जो खरीदने की प्रोसेस है उसका पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, लिखित में स्टैंडर्ड है या ऐसे लेंगे, लिखित में अगर प्रोविजन नहीं है तो वो खरीदी केंद्र अलग से गेहूं आपसे नहीं लेके रख सकते हैं, ये तय है। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से विदेश में शिकायत कलेक्टर ऑफिस में इसकी और आपको नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया की सारी इसके रूल्स बने हुए हैं पूरे। आप उसकी रूल्स की पूरी आप उसकी जानकारी भी आप आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं कि क्या क्या रूल्स है। तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि उन रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं, चाहिए कि उन नियमों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, और तब उसको उसका पालन करवाना चाहिए। जी सर। तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और मैंने देखा भी था कि किस तरह से पानी भरा हुआ है वहां पर खरीदी केंद्र में, और लाखों टन गेहूं जो है इस बार खराब हो रहा है पानी बारिश में भीग करके, जबकि उनके पास पूरा पैसा रहता है, बजट रहता है कि वो वहां पर तिरपाल की व्यवस्था करें, पानी से उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन नहीं किया गया। अभी सर कई खरीदी केंद्रों में मान लीजिए तिरपाल के अतिरिक्त सर इसमें व्यवस्थाओं के नाम पर इनका परिवहन समय पर हो जाए, परिवहन के लिए ट्रक लगाए जाते हैं और परिवहन भी नहीं हो रहा है ना। हम कहते हैं जब आपको एक हफ्ते पहले इस बात की जानकारी मिल गई मौसम विभाग से कि तूफान आने वाला है, तो जब तूफान आने वाला है तो आपने क्या व्यवस्था करी उस एक हफ्ते पहले से? आपको वो उठाव करवा लेना चाहिए था युद्ध स्तर पर। ये माना कि थोड़ा सा कोविड का टाइम है, मेजर जो अटेंशन है वो कोविड पर है शासन प्रशासन का, इसमें कोई शक की बात नहीं है इस बार। तो इस एक्सक्यूज से ये बच सकते हैं काफी हद तक, लेकिन बचने का मतलब क्या है कि आप सरकार हो और सरकार शासन प्रशासन यदि बचने के रास्ते ढूंढने लगेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारे बीच में प्रवीण कुमार सेठी जी हैं। प्रवीण कुमार सेठी जी दिल्ली से हैं, अभी आपने मैसेज किया था, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्रवीण सेठी जी। द्विवेदी जी सत्येंद्र सिंह जी एक सेकंड पहले प्रवीण, एक सवाल है इसी पे। हाँ चलिए सत्येंद्र जी। मेरा सर इसी पे जवाब है कि जो ट्रांसपोर्टर रहते हैं ना सर, जो गेहूं जिनको उठाना रहता है, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट इसके लिए जो ठेका लेते हैं वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। हेलो
हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ हो रहा है सहकारिता में, तो बहुत कुछ हो रहा है, खरीदी में बहुत कुछ हो रहा है, आपकी बात से हम सहमत हैं। जो 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 ट्रांसपोर्टर इसके लिए जो ठेका होता है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी वो दूसरे को पेटी कॉन्ट्रैक्टर पे दे देती है, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से वो माल का ढुलाई करती है। बस गड़बड़ी वही होती है सर। जी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 5 से 10 मिनट का समय है, क्योंकि 12:56 हो चुके हैं। जी, तो हम ऋषिकेश से समय मिलेगा? एक सेकंड, प्रवीण कुमार सेठी जी अपनी बात शॉर्ट में पूरा कर लें, और तो पहले अपने बारे में परिचय दें। सेठी जी, आप पहली बार साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सेठी जी। ऋषिकेश से समय मिलेगा? चलिए ठीक है सेठी जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट कर लें। हाँ, ऋषिकेश से बोलिए साहब। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें ऋषिकेश से साहब, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, म्यूट कर लें। मैं कटल सहायक हूं, और मैं कुछ समय से ये आ रही है कि मनरेगा में वीडियोग्राफी की सुविधा है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूं सभी को, अपने साथियों को, कि मनरेगा की सालाना बैठक होती है सोशल ऑडिट के नाम से। ब्लॉक से उनका एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि किन किन ग्राम पंचायतों में किस किस तारीख को सोशल ऑडिट की बैठक होगी, और उसमें कौन कौन से अधिकारी जिले से और ब्लॉक ऑफिस से आएंगे। उनकी उपस्थिति में सोशल ऑडिट होता है, ग्राम पंचायत कराई जाती है। और जो चाहते हैं कि उन्हें वीडियोग्राफी चाहिए है, तो उन्हें पंचायतों की वर्ष 19-20 या वर्ष 18-19 में जो सोशल ऑडिट की मीटिंग हुई है, उसकी वीडियोग्राफी उपलब्ध करा दी जाए। क्योंकि अब तक कहीं ऐसा व्यवहार में हुआ नहीं है, इसलिए ये व्यवहार में आ जाएगा, और कुछ सुधार मनरेगा में आएगा। क्योंकि हमने ग्रुप में देख रहे थे कि वीडियोग्राफी की व्यवस्था क्या है, तो एक्ट में तो वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाद में कुछ संशोधन हो गए हैं, नोटिफिकेशन हो गए हैं, कई राज्यों ने किए हैं, उसमें जो है वीडियोग्राफी और फोटोज की व्यवस्था है। तो हम आपके माध्यम से अपने उन साथियों को ये बताना चाहते हैं कि वीडियोग्राफी सोशल ऑडिट की तो होती है, ये श्योर एंड सर्टेन है। आप लोग जो सूचना मांगे उसमें ये बिंदु सबमिट कर दें। इसका एक मैं फॉर्मेट बना करके ग्रुप में डालूंगा, उसे आप लोग अपने अपने स्तर से सुधार करके सबमिट कर लें। इससे आगे मैं अपना वार्निंग को खत्म करता हूं, आगे आप कार्रवाई संचालन कीजिए। जी धन्यवाद आपका। आखिरी प्रश्न एक अपन और ले सकते हैं, आप में से किसी साथ। हाँ, हमारे बीच में आदमदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, और सर आप बोल करके फिर कार्यक्रम को अपन फिनिश करेंगे। जी नहीं, अभी आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखिए। आत्मदीप जी कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको सुन। जरूरी मुद्दे हैं, इनको लेके जो राहुल जी ने उपाय बताए उसके माध्यम से एक जनहित याचिका भी दायर अवश्य की जानी चाहिए। दूसरी बात, माननीय कैलाश जी सलोनिया नागदा के बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरटीआई के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने जनहित में किया है, कई मामलों में कार्रवाई भी कराई। ये उन्होंने जो सूचना आयोग से संबंधित सवाल उठाया वो किसी कारण से वो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए,
लेकिन हमें उनका एक केस पता है जो अपनी अपीलों को वो बता रहे हैं सूचना आयोग में 10-10 साल से लंबित है। पिछले सूचना आयुक्त उज्जैन संभाग के थे माननीय सुखराज सिंह जी, उनके सामने भी उन्होंने अर्जी लगाई थी कि मेरी अपील का निराकरण जल्दी किया जाए। सुखराज सिंह जी के द्वारा निराकरण न करने पर उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त तब जो थे केडी खान साहब, उनके सामने भी अर्जी लगाई थी कि मेरी अपीलें दूसरी पीठ में अंतरित की जाए क्योंकि यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है, लेकिन उनकी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब वर्तमान सूचना आयोग में भी माननीय जी कृष्णमूर्ति जी उज्जैन संभाग के प्रभारी हैं, उनको उन्होंने अर्जियां लगाई है, एक नहीं एक से ज्यादा बार कि मेरी ये अपीलें हैं, इतने साल से लंबित है, 10-10 सालों से, इनका निराकरण आप जल्दी करें। नहीं किया, कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी। तब कैलाश सनोलिया जी ने मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला जी को अर्जी लगाई कि मेरा इस पीठ से मुझे जल्दी न्याय मिलने की आशा नहीं है, मेरा इन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए अन्य किसी पीठ को मेरा ये अपीलें अंतरित की जाए। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, ये उनका मामला है। उस पर उन्होंने माननीय राहुल जी से मार्गदर्शन चाहा। एक मुद्दा और यहाँ महत्वपूर्ण उठा था शुल्क के बारे में, जिसका जवाब माननीय राहुल सिंह जी ने दिया था। उस संबंध में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो सूचना के अधिकार के फीस और अपील नियम है, उसमें ये प्रावधान है नियम 6 में कि यदि आवेदक विभागों द्वारा प्रकाशित की गई मुद्रित रिपोर्ट या अन्य सामग्री चाहता है तो वह ऐसे प्रकाशनों के लिए नियत कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। नियत की गई दरों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों से संबंधित हिस्से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। तो नियम 7 में यह है कि यदि आरटीआई एक्ट के तहत आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जहां किसी अन्य अधिनियम या नियम में ऐसी सूचना के लिए पृथक फीस का उपबंध है, प्रावधान है, वहां आवेदक को उस अधिनियम नियम के अधीन जो भी फीस तय की गई है उस फीस का भुगतान करना होगा। इसमें अपनी तरफ से हम ये और जोड़ना चाहेंगे कि ये 2 रुपये प्रति पेज वगैरह के अलावा जो ये विभागों द्वारा तय शुल्क है ये वो ले सकते हैं, पहले से कीमत निर्धारित हो तो, लेकिन वो उनका शुल्क भी अयुक्त नहीं होना चाहिए, यानी अनाप शनाप नहीं। धन्यवाद। माननीय राहुल सिंह सनोलिया जी को कुछ मार्गदर्शन दे सके तो बताएं, उनकी समस्या बहुत पुरानी है। चलो सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरी बात रख दी, थैंक यू सर। आपके सारे मामले जनहित से ही जुड़े होते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं। ये सलाह दें कृपया, इनको क्या करें सनोलिया जी, अंतिम निराकरण नहीं हुआ है किसी का भी इनकी। हाँ सर, उसमें भी अपीलों का पीआईओ ने अपना कोई जवाब भी पेश नहीं किया सर, शोकाज नोटिस का। अगर नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि सूचना आयोग जानबूझ करके किसी फाइल पर बैठा हुआ है जी, बुला उसको बीमारी का सुतिया रामलाल पे बैठा हुआ है, तो फिर आप उसको, अब उसका तो उपाय वही है जो सबको मालूम है कि हाईकोर्ट जाए सर। हाँ, तो हाईकोर्ट का ही रास्ता है ना सर। चलो थैंक यू सर। हाईकोर्ट, लेकिन उसमें आप क्योंकि 10 साल से आप उसमें लगाते जा रहे हैं और वो उसमें टाइम बाउंड मैनर में ये निराकरण होना चाहिए था जी जी, निराकरण नहीं हुआ और आपने बार-बार रिमाइंडर जो भेजे हैं जी जी आपके पास है, आपके पास। हाँ, वो प्रमाण मैं तो खुद इसीलिए मैंने सर स्वयं उपस्थित होकर मैं इन्वर्ट में देता था कि सील मोहर लग जाए, मेरे पास एक प्रमाण रहे। और आरटीआई भी लगाई मेरे पास है। हाँ, उसमें मैंने आरटीआई भी लगाई है। आरटीआई में बस वो अधूरी जानकारी मिल जाती मेरे को, बस उसको जवाब मांगा गया, यही और जवाब अभी तक आया नहीं। हमारे यहाँ कोई यहाँ पर कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, प्रवीण कुमार सेठी जी बताएं। सर मैं प्रवीण, बेटा वॉइस बढ़ाना, थोड़ी वॉइस बढ़ाना। राहुल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। हेलो हेलो, बेटा वॉइस बढ़ाइए जी। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं पोल्यूशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर और दिल्ली के स्कूल्स के ऊपर आरटीआई लगाता हूँ। और जैसा कि अभी सबकी बात थोड़ी मैंने काफी टाइम से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नेट के प्रॉब्लम के कारण जुड़ नहीं पा रहा था। तो पहले तो सॉरी, मैं सबको नमस्ते करता हूँ, सबको तहे दिल से, और गलती मांगता हूँ कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं आरटीआई लगाता हूँ स्कूल्स के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर और पॉल्यूशन के ऊपर। और दिल्ली में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल का काम करता है। मैंने उनसे एक आरटीआई लगाई थी कि आप मुझे बताएं कि जैसे दिल्ली में सन
किस सन में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ, उसका जवाब तो आया उनके अंदर। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि यूरो 4 गाड़ी और यूरो 3, यूरो 4 गाड़ी, यूरो 1 में कितना कितना पोल्यूशन का डिफरेंस रखा गया, जो मापदंड होते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द पोल्यूशंस टू बी टेकन इन कंसिडरेशन ऑफ यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। आज तक उनका जवाब नहीं आया। सिंपल सा लेटर कह दिया उन्होंने कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। मैंने उनका डाटा कोई कुछ नहीं माना, कोई बात नहीं, मैंने उसकी अपील लगाई, अपील नहीं, एक और आरटीआई लगाई ARI में, ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जहां से ये सब जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी गाड़ियां पास कराते हैं, तो वहां से भी कोई डाटा नहीं मिला अभी तक। उसके बाद मैंने उनकी अपील भी करी और फर्स्ट अपील में भी उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सेम एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट अपील भी उन्हीं की अथॉरिटी में जानी है। लेकिन लास्ट अपील जो मैंने लगाई, दैट इज CIC, तो आई एम शॉक्ड कि CIC में सब कुछ डाटा, सब कुछ कागज देने के बाद भी द पर्सन हु इज सिटिंग देयर, वो मेरे को 3 बार लेटर भेज रहे हैं। मैंने एक बार लेटर भेजा, उन्होंने जो डेफिशिएंसी मीमो दिया, मैंने उसको ओके कर दिया, जो डेफिशिएंसी थी रिमूव कर दी, बट स्टिल आफ्टर दैट फिर एक लेटर आता है और फिर उसके बाद मैं रिमूव करता हूँ, फिर तीसरा लेटर आ जाता है। ये प्रोसेस चल रहा है। इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं आपसे, क्या कोई इंक्वायरी जी? आवाज नहीं आ रही है सर। इंक्वायरी नहीं है सर, मैंने जो लेटर दिए, जो CIC में अपील करी मैंने, वो अपील करने के बाद जब मैंने वो कागज भेजे सारे, तो कागज जब भेज दिए उन्होंने मेरे को डेफिशिएंसी मीमो का लेटर दिया, वो डेफिशिएंसी मीमो मैंने दूर कर दिया। उसके बाद फिर लेटर आया कि आपका डेफिशिएंसी ये भी है। मैंने वो देखा कि वो लगा हुआ सिक्के एक साथ में लगे, आप देख लें। वो देखने के बाद भी वो देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नजरअंदाज कर दिया। फिर तीसरा लेटर आ गया डेफिशिएंसी मीमो का, एक और कागज लगाकर। तो इस तरह का ये सब सिस्टम अगर CIC में हो तो आम आदमी क्या करेगा, हम सब, जबकि मैं तो रेगुलर RTI लगाता हूँ। सही है, ठीक है, आप कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्या है कि मैं 2-3 चीजें आपको उसमें बताता हूँ। कई बार हम अपील फाइल करते तो हमने कई बार देखा है कि जो नहीं आ रही, येमर सिंह जी जैसलमेर से आप अपना जरा बंद करके रखिए अपना, प्लीज। नहीं, मेरा बंद था सर, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए खोला था। ठीक है, आप अभी थोड़ी देर के लिए प्लीज बंद। प्रवीण जी, उसमें क्या होता है कि ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग इससे परेशान होते हैं। कई बार अधिकतर एप्लीकेंट्स परेशान होते हैं। कई बार जब फाइल करते हैं हम लोग सेकंड अपील, तो उसमें या तो RTI आवेदन नहीं रहता है, या फिर उसमें जो फर्स्ट अपील होती वो नहीं रहती, या जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच नहीं रहते उसमें। ये हो जाता है, क्लरिकल एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर है, तो वो कई बार वो नहीं जाते हैं उसमें, अटैच नहीं रहते हैं, और हमको लगता है कि हमने दे दिए हैं। सर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, शैलेश जी जब तक दिल्ली में रहे हैं तो मतलब हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। मैंने दिल्ली पुलिस के केस की RTI लगाई थी। सर मैं बताता हूँ सर, मैंने दिल्ली पुलिस के केस पे RTI लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने एक झूठा मुकदमा मेरे दोस्त पे दर्ज कर दिया था, जबकि वो उस टाइम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में था। उनके कैमरे में फोटो और पास भी था उसी टाइम का, और वो FIR में टाइम डाल रहे हैं सेम टाइम डाल रहे हैं FIR में कि इसने बंदे ने यहाँ आके गलत काम किया थाने के अंदर। मत करो, 2 मिनट तो इन लोग को भी है ना। सुनील खंडेलवाल जी अपना बंद करके रखिए। तो सर मैंने वहां भी RTI लगाई, तो उन्होंने कहा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम आपको नहीं दे सकते चीजें। तो मैंने कहा ठीक है, मत दो फोटोग्राफरी आप। मैंने पास की डिटेल मांग ली, पास की डिटेल में टाइमिंग आया था, उसको दिखा के मेरी FIR हाई कोर्ट में क्वैश हुई दोस्त की। तो ऐसा नहीं है सर, जब तक सुपरवीनिंग ऑफिसर्स अगर स्ट्रिक्ट, सर बुरा मत मानना, टू वेरी फ्रैंक, जब तक सुपरवीनिंग ऑफिसर्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक नीचे वाले तो कोशिश करेंगे लिंगर ऑन करने की। कहीं ना कहीं तो सर देखो सर, हम उम्मीद लगाते हैं कि CIC से हमारे को जवाब मिलेगा, और CIC ही हमारा लास्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इनको खींचती है और इनसे जवाब लेके देती है हमारे को। अदरवाइज तो जिस जगह RTI लगा रहे हैं अगर उनको जवाब देना होता तो वो फर्स्ट में ही जवाब दे देते। रुकना, क्या बोल रही है? अगर उनको जवाब देना होता तो RTI as soon as we press the RTI तो जवाब आ जाता, रिप्लाई टू बी देयर। पर अगर उस फर्स्ट अपील में भी उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं देने की। अब मैंने पॉल्यूशन के ऊपर पूछा उनसे कि क्या बैटरी जो बैटरीज आपने दिल्ली में कई फैक्ट्रीज बैन करी हैं, क्या बैटरी से पॉल्यूशन होता है? तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अगर पॉल्यूशन नहीं होता था बैटरी से तो फैक्ट्रीज क्यों बैन करी गई? नहीं सही है, मैं तो आपको एक जेनरिक एक वो रीजन बता रहा था कि कई बार ये भी होता है। और अगर आपके केस में
अगर कुछ अलग हुआ है तो ये गलत है। मतलब अगर आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो अब उन्होंने मांगा है, इंक्वायरी की है, अगर उन्होंने वो सब मैं अपडेट कर दूंगा। मेरे पास सारे कागज हैं, वो मेरे कागज हैं, मैंने लगाए हैं। आप ये बार बार जो कर रहे हैं, आप एक परेशानी जो होती है, आप ऐसा करिए कि एक साथ फिर से पूरा वो बना करके उनको एक साथ दे दीजिए 4-5 जो भी डॉक्यूमेंट्स है। नहीं तो मालूम पड़ा कि हो सकता है कई बार वो लोग वहां पे मिसप्लेस हो गए हों, तो इसीलिए गड़बड़ हो रही है। सर वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही लिफाफे में डाल के सारे वापस कर दिए फिर डेफिशिएंसी मेमो। तो हमने भी उनको हमने कवरिंग लेटर बना के, मैंने खुद कवरिंग लेटर बनाया, कवरिंग लेटर बना के लिख दिया दैट डेफिशिएंसी मेमो of this letter has been sought out and this is the letter which is placed at page number so and so, so kindly go through that। उन्होंने देखा तो कुछ है नहीं, क्लरिकल स्टाफ तो जब तक सुपरवाइजिंग ऑफिसर टाइट नहीं होंगे तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, आपको सारा बता सकते। और उसके बाद फिर डेफिशिएंसी मेमो आया, मैंने वो भी उनको कवर कर दिया। उसके बाद अभी तक तो तीसरा डेफिशिएंसी मेमो आ गया। अब कोविड दिल्ली में चल रहा है तो लॉकडाउन है, जा नहीं सकता। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी मेरे पास यही है, फाइल ले आके वहां बैठूंगा कि सर जो लेना ले लो। जवाब वो भी एक तरीका है। अदरवाइज नॉर्मली मतलब इस तरह केसेस हालांकि कम ही होते हैं, लेकिन बंद हो गया आयोग में हम लोग भी भेजते हैं कई बार, लेकिन उसमें हम तो प्रोविजन हमने ये करके रखा है, हम लोग तो व्हाट्सएप पर हम लोग फोन करते हैं। हमें अपना थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है सर, हम थोड़े अनाड़ी हैं सर, थोड़े अनाड़ी हैं सर। हम हमें स्कूल्स के बारे में आरटीआई लगाने के लिए आती नहीं पूरी, तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग को गुमराह कर देते हैं, तो थोड़ा हमको ट्विस्ट कर देते हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी कि दिल्ली में एक सिस्टम है एडू मार्शल ईडीएम, तो जितनी भी अभिभावकों की पेमेंट्स है वो एडू मार्शल्स के थ्रू होती है। तो एडू मार्शल सिस्टम दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया कि पेमेंट ऑनलाइन एडू मार्शल से ही करी जाए। तो मैंने उसकी आरटीआई लगाई तो उनका जवाब आया पहले दिल्ली के अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ। तो उसके बाद उनका पूरा रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि गजट हो तो कोई दे, कुछ और चीज हो दे, उन्होंने नहीं दिया। मैंने उसकी अपील करी, अपील में भी सेम रिप्लाई आना था। उसकी मैंने सीआईसी में अपील करी तो वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। तो मतलब दिक्कत वाला काम तो है सर। यहाँ कोई आपका सिस्टम ऐसा हो कि हमारे को बिल्कुल सटीक हमको गाइड कर दे कि आप ये क्वेश्चन पूछें, तो मैं कोशिश करता हूँ एक आरटीआई में 2 या 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं मैं। सही है, दैट्स अ बेस्ट वे। और दूसरा कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रवीण जी जो डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं उनसे एक बार बात करके ये पता कर लिया जाए कि वो जो आप आरटीआई फाइल कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को इस जानकारी होती है पूरी, तो वो आपको एग्जैक्टली सही राय उसमें दे सकते हैं कि पर्टिकुलर आरटीआई में जो आपने क्वेश्चन पूछा है या जो आपने बेसिकली जानकारी चाहिए वो सही रूप में आप मांग रहे हैं। छोटी सी सर आपकी बात बिल्कुल मानी सर। सर कई बार आरटीआई का रिप्लाई आता है कि ये नेट पे लिखा हुआ है, सब देख लें। सब हम तो अनाड़ी हैं, अगर हमें नेट पे देखना आता तो आरटीआई क्यों लगाते? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम इतने समझदार होते, मैं अभी आपके सामने मेरी बिटिया आके लैपटॉप चला के दे रही है, मुझे तो ये भी चलाना नहीं आता। पहले ईयरफोन लगाया, ईयरफोन भी काम नहीं कर रहा, तो बिटिया ने सब कुछ ठीक करके दिया। अगर हम इतने समझदार होते तो हम मेरे ख्याल से आरटीआई क्यों लगाते? और आपने एक क्वेश्चन अभी बताया, आंसर दिया कि डिपार्टमेंट से पूछ लो। सर डिपार्टमेंट वालों की मंशा अगर होती तो हमको आरटीआई लगाने की जरूरत ही क्या होती? मैंने सर दिल्ली में स्कूलों पे एक स्कूल पर सीबीआई रेड करवाई थी मैंने। मेरे बेटे का एडमिशन था और डोनेशन मांगी, डिमांड ऑफ ब्राइब वाज देयर एंड एक्सेप्टेंस वाज देयर, तो उन पे सीबीआई रेड हुई। आज तक एफआईआर चल रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। लिटरल सेंस में ले रहे हैं आप, मेरी राय को बहुत लिटरल सेंस में ले रहे हैं जी। मतलब मैंने ये कहा है कि आप जहाँ भी जाओ और वहाँ जाकर के किसी भी डिपार्टमेंट में लगाने जाओ तो वहाँ डिपार्टमेंट वालों से उनसे जानकारी ले लो कैसे आरटीआई लगानी, क्या करना है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। जी जी हो सकता है मेरा फर्क हो, होमवर्क करना चाहिए अपना। मुझे ये कहना है, क्या मैं इस चीज में कुछ कह सकूं? भास्कर जी। हाँ प्रभु जी स्वागत है। अच्छा, मुझे ये बोलना है कि हर बार आपने आपको अनाड़ी बोल के सामने वाला ये समझ जाता है कि आप बहुत होशियार हैं। तो ऐसा बात करके कोई मतलब नहीं होता है कि कलम 6-7 सेक्शन 6 में आप पढ़िएगा, उसमें आपको अगर आरटीआई लगाने नहीं आते जैसा आप कह रहे हैं, तो सेक्शन 6 में क्लियरली बता दिया गया है, सेक्शन 6(1)(b) राइडर में, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, यानी आपको राइटिंग में करने नहीं आती, आप बताते हैं, तो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इंफॉर्मेशन
public information officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person for making a request orally. यानी आप orally उनको बताएंगे आपको क्या information चाहिए और आपको कैसे उसको writing में reduce किया जाता है, आपको गाइड करेगा, फिर आपने वो उस ढंग से एप्लीकेशन करके आप जा सकते हैं। सेक्शन 6 का सेक्शन 6(1) बी प्रोवाइडेड राइडर में है, आप पढ़िएगा। पढ़ूंगा सर, पढ़ूं। हाँ, आप ये सेक्शन लेके आप हक से आप उनसे पूछ सकते हैं। शायद ये चीज पब्लिक अथॉरिटी को भी मालूम नहीं है कि असिस्टेंस उन्होंने ही देना है अगर हमको आरटीआई एप्लीकेशन करने नहीं आती है, तो आप असिस्टेंस ले लीजिएगा। और अगर असिस्टेंस नहीं देते हैं तो उस चीज के बारे में ये सेक्शन का रेफर करके आप आरटीआई एप्लीकेशन कीजिएगा। लेकिन जो है लेकिन पीआईओ ये भी देख सकता है, आप जब बात करते हैं तो आप अनाड़ी हैं कि नहीं है, ये भी पीआईओ को एक पावर एक ऑब्जर्वेशन लेके वो बता सकता है कि आप अनाड़ी नहीं है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या होता है कि हर एक चीज के जगह में हम आयरोनिकली बात करके कोई भी चीज को हम आगे नहीं लेके जाना चाहिए। ये मेरा सभी आरटीआई एप्लीकेंट्स को जो बेसिकली जो एक्टिविज्म जो करते हैं, आयरोनिकली कोई भी काम करके कोई भी बात करके आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी जो चीज है, जो भी आपको जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो उनके पास रिकॉर्ड जिस ढंग में रिकॉर्ड किया जाता है उसी ढंग का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अगर वो रिकॉर्ड आपके हिसाब में नहीं है तो आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए किसी ने रिकॉर्ड कोलेक्ट करके आपको जैसा रिकॉर्ड चाहिए वैसे कोलेक्ट करके आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सूचना अधिकार में लिखा हुआ नहीं है। सूचना अधिकार में जो है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है आपको नहीं मिलेगा। अगर उनके पास रिकॉर्ड ये नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है बोलेंगे तो उपलब्ध नहीं है, तो आपको फिर बाद में कमीशन में जाके ये बहुत जरूरी रिकॉर्ड है, इसको इस ढंग से मेंटेन किया जाना चाहिए, ऐसे आप सुझाव दे सकते हैं। फिर कमीशन सोचेगा कि ये रिकॉर्ड इस ढंग से मेंटेन किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सूचना अधिकार जो है, मुझे लगता है कि जितने भी अभी मैं कम से कम डेढ़ घंटे से देख रहा हूँ, सभी जो है आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाई हमको ये नहीं मिला, आरटीआई एप्लीकेशन लगाई हमको ये नहीं मिला। लेकिन शायद इसके आगे शिवानंद जी ने हर एक चीज को पूछना चाहिए, अपने सूचना अधिकार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि हर एक बार अगर फर्स्ट मैंने आरटीआई एप्लीकेशन बनाए, मैं अभी जो बात के उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, आरटीआई एप्लीकेशन बनाए मुझे जवाब नहीं आया तो आगे क्या करना चाहिए? तो पहले शिवानंद जी ने बताना चाहिए कि सूचना अधिकार पहले पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक ये सभी लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक सूचना अधिकार का सामने वाले को भी देखिए, आज कम से कम 15 साल पूरे हो गए सूचना अधिकार आके। आपको क्या लगता है कि जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सामने जो आरटीआई एप्लीकेशन जाते हैं, या आज तक 15 साल उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन हजारों लोगों की देखी है, वो आपका आरटीआई एप्लीकेशन आते ही वे पहचान जाते हैं कि ये सामने वाला आदमी कितना पानी में है। हेलो नेटवर्क चला गया। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। आपकी मैं बात का समर्थन करता हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे आरटीआई लगाई तो उन्होंने मेरी फाइल मेंटेन कर ली कि जब भी प्रवीण कुमार की आरटीआई पहले फाइल चेक करो कि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा डिफरेंट एंगल से। तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ सर। सर आरटीआई एक्ट 2005 चल रहा है आज की डेट में, क्या 25 रुपए वाली फीस जो पहले आरटीआई होती थी वो भी चालू है आज की डेट में? और दोनों में अंतर क्या है सर, इसका जरा थोड़ा वितरण दे देना हमारे को। भास्कर प्रभु सर शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और उनका जो कहना है वो उचित भी है, लेकिन प्रभु सर के भी संज्ञान में हम लाएंगे कि एक आध मीटिंग बीच बीच में ऐसे होती है जिसमें लोग अनाड़ी टाइप के प्रश्न पूछें और अपनी अपनी समस्याएं रखें। इसलिए पिछले बार ये इशू आया था तो ऐसा लगा कि लोगों को सुनना चाहिए, तो बीच में ये भी आवश्यक है। और उनका कहना ये था कि हमें पहले थोड़ा सा किताबों को पढ़ करके जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
तो उनकी बात से भी हम सहमत हैं, लेकिन ये मीटिंग का उद्देश्य कुछ इस तरह से प्रश्नों का था और हमें लगता है कि समय भी काफ़ी हो गया है और इस मीटिंग को हम इस बार विराम देंगे और अगले संडे को हम फिर आएंगे और देखते हैं कौन सा मीटिंग। कुछ लोगों की चर्चा हो रही है, आत्मदीप जी ने भी सजेस्ट किया कि फिर क्वेश्चन आंसर रखा जाए, लेकिन अभी देखते हैं क्योंकि एक हमारे बीच में प्रवीण पटेल जी भी हैं। शिवानंद जी, एक मिनट रुकिए सत्येंद्र सिंह जी। हमारे बीच में एक पिछले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ मैं। एक सेकंड मैं खत्म कर लूं वीरेंद्र कुमार जी, फिर आप बोल लीजिए। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, ओके। तो प्रवीण पटेल जी हमारे बीच में संपर्क हुआ है और वो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े हुए हैं और वर्चुअल हियरिंग पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं माननीय श्री गांधी जी के साथ में, और हम भी एक आध दो कार्यक्रम में उनके पार्टिसिपेट हुए थे। उनके पास और बेहतर आइडिया है पैन इंडिया इस तरह से, और वो चाहते हैं कि कुछ जुडिशियरी के विषय में, जुडिशियरी रिफॉर्म के विषय में वो कुछ काम करें। तो उनका एक सजेशन था, तो मैं उनसे चर्चा करूंगा। अभी मंडे को देखते हैं उनका प्लान यदि है, यदि वो तैयार हैं आने के लिए, चूंकि उनकी इच्छा थी, तो हम चाहेंगे कि उनका कार्यक्रम हो और उनकी टीम के कुछ मेंबर भी अपनी बात बताएं। वो 15100 जो एक आपका लीगल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और एक NLSA जिसे SLSA आप बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो नंबर रहता है, इस तरह से गरीबों और ऐसे लोग जो न्याय से वंचित हैं और कोई जानकारी चाहते हैं, कोई न्याय चाहते हैं, तो उसके विषय में उनका था कि मतलब इस नंबर का उपयोग किया जाए और बहुत सारे स्टेट्स में एक्टिव नहीं है। तो ये विषय रहेगा संभवतः है अगली बार। हाँ, अब आप वीरेंद्र कुमार जी कुछ बोल रहे थे, बता। हाँ जी, मैं एक्चुअली इनके सवाल का जवाब देना चाहता था। जो उन्होंने कहा कि जुर्माना बहुत कम है, 25,000 है और ये 2005 का एक्ट है, तो मैं इनको इंडियन पिनल कोड के बारे में कहना चाहता हूँ कि इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था और उसमें जो जुर्माने हैं वो यदि आप देखेंगे 10 रुपए, मतलब 510 में जो मिनिमम जुर्माना है और 200 रुपए 400 रुपया, विच डजंट हैव एनी डेटरेंट इफेक्ट। और एक ज्वाइंट जो कमिटी बनी थी उसने रिकमेंडेशन किया था कि जितने भी IPC में जुर्माने हैं इसको कम से कम 50 गुना कर दिया जाए, क्योंकि इसको 150 साल हो गए हैं। लेकिन अभी तक वो जो जुर्माने हैं वो इतने रिडिकुलस है कि आप पढ़ेंगे तो हंसी आएगी। सबसे कम है 10 रुपया 510 में शराब पी के पब्लिक प्लेस पे दंगा मस्ती करना। आप सोचिए 10 रुपए तो पुलिस रिश्वत भी नहीं लेती है, वो भी इससे ज्यादा लेती है। तो ये जो RTI जो है उस हिसाब से काफी नया एक्ट 2005 में है। और ज्यादा जुर्माने की यदि बात करें तो IT एक्ट है या इनकम टैक्स में ज्यादा होते हैं। जैसे IT में अभी 1 करोड़ रुपया जुर्माना है, तो ठीक है जुर्माना अभी रिवाइज करना चाहिए। लेकिन ये कि जो ये है इसमें जो जुर्माना 25,000 जो दिया है, तो वो अभी इस एक्ट को केवल 15 साल ही हुए हैं और इसमें अभी तक कोई खास संशोधन किया नहीं गया है सेक्शन 13-16 छोड़ के। तो इसलिए उसको रिवाइज करने का अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी कोई रिवाइज करेगा। शिवानंद सर, छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आपसे, मेरे से छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि एक छोटा सा ग्रुप बना ले। जैसे हम तो अब आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, छोटा सा ग्रुप बना ले ताकि हम आपस में भी कभी डिस्कशन करके मेन में है सेठी जी, मैंने नंबर प्लेटफॉर्म पे मीटिंग जी मैंने अपना नंबर भेजा है और हमने अपना नंबर उसमें भेजा हुआ है 9589 152587 करके है 9589152587। और पोस्टर में जो ID है, जूम ID है, वो हमारा नंबर ही है। तो आप लोग कृपया मुझे WhatsApp भेजिएगा और उसके माध्यम से हम आपको ग्रुपों में जोड़ लेंगे, जो भी बहुत सारे ग्रुप हैं और आपको 9589 आ गया सर, आ गया। हाँ 152587, ठीक है। तो अब अंत में कार्यक्रम के अंत में मैं राहुल सिंह सर को इनवाइट करूंगा कि वो अपने शब्दों के साथ कार्यक्रम। द्विवेदी जी हाँ सत्य द्विवेदी जी वो ग्रुप में भी सब मांग रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। जो राहुल सिंह सर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो जो आदेश है, जो कि आयोग बार बार तारीख नहीं दे सकता है, तो वो ग्रुप में भी बहुत मांग रहे हैं सर। तो वो दे दें प्लीज, वो अवेलेबल कर जी। हेलो
मैं अभी शिवानंद जी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कृपया आप भेज देंगे। ठीक है सर मेरा नंबर आपका पहुंच गया, इसको ग्रुप में हाँ डालना सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सुरेंद्र भनोत जी कुछ कह रहे हैं कि आई एम ऑफर्ड टू से दैट मोस्ट कमिश्नर्स आल्सो डू not understand the provision of the section 79. Commissioners also thinks that section 79 is a provision to reject the information, while it is an enabling provision to provide information in any other form. सुरेंद्र भनोट जी आप अपनी बात यस सर, वी आर हियर यू। शॉर्ट में ऐसा है कि सेक्शन 79 तो ये कहता है कि किसी और फॉर्म में भी अगर इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो वो पीआईओ देगा। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर वो उस विभाग के जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा खर्च नहीं होते तो किसी और फॉर्म में भी इसको देनी पड़ेगी जिस फॉर्म में पूछी गई है। जबकि मोस्ट कमिश्नर और पीआईओ यही सोचते हैं कि ये इससे में तो इंफॉर्मेशन रिजेक्ट करनी है, हमने ये रिजेक्ट करने के लिए बना हुआ है सेक्शन। तो ये इस सारे लोग इसको सेक्शन 79 को बार बार पढ़ो, इसमें से मतलब निकालो। इसमें केरला हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट भी आया हुआ है कि सेक्शन 79 तो एनेबलर है, वो देने के लिए है, इंफॉर्मेशन देना है। सिर्फ उसमें एक कंडीशन है कि रिसोर्सेज पब्लिक अथॉरिटी की ज्यादा खर्च ना हो, बस इतनी सी बात है। तो भास्कर प्रभु ने अभी कहा था कि इंफॉर्मेशन जैसी है वैसी ही मिलेगी, वैसी बात नहीं है। सेक्शन 79 आपको एक अथॉरिटी देता है, आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगिए, आपको मिलनी चाहिए। मेरा यही कहना है बस। हेलो, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सर मैं हेलो हाँ, प्रशांत वर्मा जी बताएं। सर नमस्ते, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, अपन सॉरी उसके लिए। सर मुझे एक कहना था 2016 में बोल लीजिए। चलिए अंतिम आपको प्रश्न। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। पूछिए हेलो पूछिए सर, एक क्वेश्चन लियूं सर मैं? पूछिए आप अपना। सर एक 2016 में आरटीआई लगाया था महाराष्ट्र एसआईसी। हाँ सर, 2016 में एक आरटीआई लगाया था महाराष्ट्र एसआईसी को। सॉरी 2015 में लगाया था। 2016 में मुझे एसआईसी का ऑर्डर हुआ है कि राइट टू रिकॉर्ड एक्ट में एसआईसी ने ऑर्डर ऐसा दिया है कि जो इंफॉर्मेशन मैंने मांगी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वो रिकॉर्ड वहां पर अवेलेबल नहीं है, लिस्ट डीड। तो राइट टू रिकॉर्ड एक्ट, महाराष्ट्र राइट टू रिकॉर्ड एक्ट 2005 के तहत कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 के कलम 9 के अंतर्गत कार्रवाई करे जाए, फौजदारी कार्रवाई। परंतु अभी तक इसके बारे में क्या हुआ है मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं आगे क्या कर सकता हूँ सर? मैं लिस्ट डीड वहां से रिकॉर्ड पे से लिस्ट डीड सर मिस हो चुकी है उनके तरफ से। इस विषय पर आत्मदीप सर आपको मार्गदर्शन देंगे। ये सवाल स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया इनका क्या कहना है। सर ये मराठी ऑर्डर मराठी में, मैं मराठी में पढ़ूं क्या सर एक बार ऑर्डर पूरा? ऑर्डर बोले तो उनका जो आदेश है ऑर्डर लोग जानते नहीं हिंदी में, सार रूप में संक्षिप्त में कह दीजिए, डिटेल पहले मराठी समझता हूँ, मराठी में पढ़ के बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। मराठी समझता हूँ। हाँ सर मैं एक बार बताता हूँ, एक शॉर्ट में ऑर्डर है, मराठी में 5-6 लाइन का शॉर्ट में ऑर्डर है, मराठी में पढ़ के बोल दीजिए, मैं समझ सकता हूँ। आई वाज इन महाराष्ट्र फॉर 30 इयर्स। सर राइट उसमें सर ऐसा दिवा अपीलार्थीने मागितलेली माहिती उपलब्ध नसल्याने पुरवता येत नाही असे जन माहिती अधिकारी सांगतात। महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार कार्यालयीन अभिलेख जतन न करण्याबाबत किंवा घाळ करण्याबाबत कार्यालयातील जे अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी चौकशी करावी। चौकशीमध्ये सर्व संबंधितांचे लेखी जबाब घेऊन
लेखी जबाब घेऊन जे अधिकारी कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 मधील कलम 9 नुसार कारवाई करावी व आदेश मिळाल्यापासून 2 महिन्यामध्ये कार्यालय प्रमुख यांना तसा अनुपालन अहवाल आयोगास व्यक्तीस सादर करावा। ये ऑर्डर है सर। हाँ जी समझ गया मैं ऑर्डर। इसमें ऐसा है कि ये मामला जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का है कि कोई रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। अब उसमें पीनल एक्शन महाराष्ट्र का जो एक्ट है उसके मुताबिक पीनल एक्शन सेक्शन 9 में लेने का ऑर्डर उसमें दिया गया है। तो मुझे बताइए इसमें ये ऑर्डर किस तारीख को हुआ था? इसमें लिमिटेशन पीरियड खत्म तो नहीं हुआ है? कितनी तारीख का? यस नहीं सर, ये ऑर्डर हुआ 28/2/2019 को ऑर्डर हुआ और अभी तक इन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। अभी तक मुझे राइटिंग में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और अदर भी कुछ नहीं पता चला। ये ऑर्डर पास किसने किया था? हेलो संभाजी सरकुंडे राज्य माहिती आयुक्त अमरावती। राज्य माहिती आयुक्त ने किया ना? ओके इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने किया। किसका तो माइक चालू सर, किसका माइक चालू, आवाज नहीं आती। हाँ कोई बात नहीं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जिन्होंने पारित किया है, तो आप वहीं पे महाराष्ट्र सूचना आयोग में ही इसमें लिख सकते हैं कि इस ऑर्डर का अनुपालन नहीं किया गया है और उसमें देखिए कि आयोग इसमें क्या कार्रवाई करता है, ठीक है ना? क्योंकि उनको ये बताना पड़ेगा क्योंकि 2 महीने का ऑर्डर उन्होंने पीआईओ तो 2 महीने का टाइम दिया था। हाँ ठीक है, 2 महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं की तो आप आयोग को ही, हाँ कोई बात नहीं, तो आप आयोग को ही उसमें अनुपालन के लिए आप पहले लिख लीजिए और देखिए कि आयोग क्या करता है, ठीक है ना? हाँ मतलब आयोग को मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें हाँ यस, क्योंकि ऐसा है ना, देखो पीनल एक्शन क्या है करना है तो उसमें क्या है कि आयोग फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को लिख सकता है कि उसमें क्योंकि नॉर्मली जैसे एफआईआर होती है या जो भी उसमें पीनल प्रोविजन है, तो चूंकि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसमें जो भी उसमें यह है कि इंक्वायरी करके जो भी जवाबदार अधिकारी है उस पर कार्रवाई करने का उसमें सूचना आयुक्त ने ऑर्डर दिया है, तो उस तरीके से आप उनको ऑर्डर के अनुपालन के लिए लिख दीजिए, ठीक है ना? और फिर देखिए उसमें क्या होता है ना। हाँ ये रेमेडी ये करके देखिए आप। ओके बिल्कुल सर, करके। हाँ ओके नमस्कार। राहुल सिंह सर को इनवाइट करूंगा, कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए उसको। सॉरी मैं थोड़ा सा कोई मैसेज आ गया था, मैं उसमें जी तो ठीक है, फिर कार्यक्रम को फिनिश करते हैं और कुछ सजेशन और आप हो तो फिर स्वागत है। ठीक है। और इस बार हमारे कोई नए लोग तो नहीं जुड़े हैं ना अभी इस बार? हाँ नए लोग काफी जुड़े सर, मैं जुड़ा हूँ। हाँ प्रवीण कुमार सेठी जी से मैं भी जुड़ा हूँ सर। प्रशांत शर्मा मैं भी नया जुड़ा हूँ सर। अच्छा प्रशांत सर मैं भी नया जुड़ा हूँ सर। मैं भी जुड़ा हूँ एक दो बार सर, हम भी अभी जुड़े। एक्चुअली कुटुंब ऐप बनाया है ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं सर इसमें। देवेंद्र अग्रवाल जी ने एक वो ग्रुप बनाया है कुटुंब ऐप में, काफी लोग जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग अभी जुड़ गए, 1-10 में जुड़े। प्रवीण कुमार जी सर। हाँ जी, मैं पूछा था कि आरटीआई लगाने के अलावा आप मतलब कैन यू यहाँ पे बता सकते हैं? हमारे ग्रुप में बाकी सारे लोग भी हैं, आत्मदीप भी हैं और काफी लोग तो रेगुलर भी हैं, तो क्या है कि एक बार इंटरेक्शन हो जाता है ना लोगों से, तो लोगों को भी सहूलियत हो जाती है कि आप दिल्ली से हैं और बाकी कुछ लोग राजस्थान से और अन्य स्टेट से भी यहाँ पे। हाँ तो शॉर्ट में आप लोग जो भी नए लोग जुड़े हैं एक एक करके अपना नाम, पता और काम कृपया बताने का कष्ट करें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार सेठी दिल्ली से। मैं पहले ट्रांसपोर्ट का काम करता था, आज ट्रांसपोर्ट का काम तो नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आज नौकरी कर रहा हूँ मैं और दिल्ली और ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी के ऊपर आरटीआई लगाता हूँ। हाँ अन्य हमारे साथी जो है एक एक करके बता दीजिए। नमस्कार। हारमोनियम बजा रहा है सर, माइक बंद करिए, किसका तो भी चालू है, हारमोनियम की आवाज है। चलिए इस बार नेटवर्क भी सही नहीं है, अगली बार आप लोग जुड़िए, हम अगली बार आपका इंट्रोडक्शन अगली बार लेंगे और आपकी हारमोनियम भी सुनेंगे। हाँ गेमर सिंह जी बताइए। जी नमस्कार सर, मैं गेमर सिंह जैसलमेर राजस्थान से हूँ
आर्मी MES में सर सर्विस करता हूँ और 2016 से सर RTI कार्य करता हूँ। अभी भी आर्मी में? जी सर, मैं आर्मी MES है, एमिनेशन डिपो है सर यहाँ पे सर। मैं ग्राम पंचायत 2 सर ग्राम सेवक मैंने ACB में ट्रैप कराया सर, मैंने खुद से। आपकी आर्मी में ट्रैप? जी साहब, नहीं मतलब मेरी पंचायत में सर, मैं यहाँ का लोकल हूँ जैसलमेर का। बीच में कोई हारमोनियम सर, राजस्थान सर लास्ट बॉर्डर ही है हमारा जैसलमेर। अच्छा, पाकिस्तान के पास में हूँ ऐसे समझो तो। बढ़िया। कार्तिक जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो। और जो नए लोग हैं, प्रशांत शर्मा जी बताइए। महाराष्ट्र में ये इनकम टैक्स एंड GST प्रैक्टिस करता हूँ सर मैं, और लॉ फाइनल ईयर चालू है सर। अच्छा, लॉ फाइनल ईयर। और महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में सर मैं खामगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना विदर्भ में आता है ये। ओके। कार्तिक जी। नमस्कार सर, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ सर, और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ सर, 3 साल हो गए। आर्मी से रिटायर हुए 3 साल हो गए सर। ओके, तो अभी पोस्ट रिटायरमेंट आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी फिलहाल सर घर पे ही हूँ। ओके। और जो पेंशनर्स होते हैं उनके लिए मतलब हेल्प करता हूँ, जो पेंशन या कोई डॉक्यूमेंट्री साइट से उनकी कोई क्वेरीज होती है तो उनके लिए मैं हेल्प। चलिए, RTI में तो हम लोग तो उसको बहुत प्रायोरिटी पे लेते हैं, मतलब इस तरह की कोई RTI आती है अगर पेंशन से रिलेटेड, तो हम लोग तो उसको 74 आवर्स में जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मानते हैं, उसको तत्काल निराकरण के लिए हम लोग कहते हैं उसमें। गुड टू नो यू। थैंक यू सर। दशरथ भारद्वाज जी। सर नमस्कार सभी को, मैं दिल्ली से दशरथ कुमार भारद्वाज। सर मैं NGO में काम करता हूँ और होमलेस के ऊपर सर काम कर रहा हूँ। दशरथ कुमार भारद्वाज। दशरथ जी, आप किस चीज के ऊपर काम करते हैं NGO में? सर होमलेस के ऊपर, बेघर लोगों के ऊपर सर। जो दशरथ जी स्ट्रीट पे जो बच्चे घूमते रहते हैं वो लोग भी इसमें आते हैं ना? जी सर। जो विकलांग होते हैं सर, होमलेस, उन्हों का जो है विकलांग प्रमाण पत्र बनाना, आधार कार्ड वगैरह, ये सब उन्हों के लिए सर बड़ी समस्या है ये तो। मुझसे कई बार यहाँ पे सेंटर में भी मैं एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में मुझे वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थी, उन्होंने पूछा था कि भाई ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, करोड़ों का बजट है पूरा और इतना सब कुछ देखते हैं और सारी चीजें करते हैं, खर्चा करते हैं, राशन फ्री दिया हुआ है, मिड डे का मील का योजना है, स्कूल में फीस फ्री कर दी है, और कई तरह से मतलब कि बच्चे स्कूल में जाएं पढ़े, लेकिन वो सारी योजनाएं फेल हो जाती है और वो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। सर अब सर्व शिक्षा अभियान को भी बंद कर दिया, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को जो पहले गवर्नमेंट चलाती थी उसको भी बंद कर दिया है। वो ये जानने के लिए वो थी कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब फ्री में अगर रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, फ्री में खाने की व्यवस्था दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों सड़क पर घूमते हैं? ये भी बड़ा एक सवाल है। और कोई नए लोग जो जुड़े हैं वो बताएंगे अपने बारे में। औराचंद जहांगीर जी। सर मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी साथियों के साथ फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए आपके आदेश पर। मैं वैसे जयपुर से लगा हुआ था, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और आजकल भी यहीं रहता हूँ। पहले सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट SSB को सर्व कर चुका हूँ सर, as in class 1 gazetted officer, और after that I found in 2014 कि this is not my cup of tea and I have to
फाइट फॉर द डिप्राइव्ड वंस, तो उसके बाद आकर फिर मैं लीगल प्रैक्टिस में आ गया और बेसिकली पुलिस एट्रोसिटीज और जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स उठाकर और उसके बाद सीधा कोर्ट तक पहुंचा के और माननीय अदालतों से उनको दंडित करवाने के लिए पूरी प्रोसेस जो है लीगल प्रैक्टिस वो पूरी देखता हूँ सर। और बाकी जो इस तरह के कोई ग्रुप में कई मुझसे जुड़े भी हैं, नहीं भी जुड़े हैं, और जो लोग कॉल्स आ जाती हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क कानूनी सहायता, उनकी मदद करना या उनको ड्राफ्टिंग में हेल्प करना, उनके आर्ग्यूमेंट में हेल्प करना, ये सारा है सर। पिछले 6 साल से आप जयपुर में ही रहते हैं सर? मैं बेसिकली सीकर रहता हूं सर, और यहाँ से जयपुर जो है वो बहुत ही 2 घंटे की डिस्टेंस पर है, 117 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो जयपुर हाईकोर्ट भी जाना मेरा। आप लॉ प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? सीकर इटसेल्फ सर। और फिर क्या अब जैसे कई लोगों के जो आप बता दें कि करप्शन के मामले हैं अधिकारियों के खिलाफ, उनको आप रिसीव करते हैं? मैं उनके सर जैसे आरटीआई से हमने डॉक्यूमेंट्स पुटअप कर लिए कि साहब कहीं ड्यूअल अटेंडेंस है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उन्होंने टेम्पर कर रखे हैं, तो उनके सर्टिफाइड रिकॉर्ड लेके और फिर क्रिमिनल केस लॉन्च करते हैं सीधा। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सर मैंने अरेस्ट वारंट वगैरह से कईयों को तलब करवा भी दिया। ये ट्रैपिंग वगैरह तो करना कहीं अलग तरह का फील्ड है, बाकी मैंने तो सीधा क्रिमिनल कोर्ट तक पुटअप कर देता हूं। तो कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग सुनेंगे आप कैसे ताराचंद जी किस तरह से आपने 1-2 केसेस जो इंटरेस्टिंग हो वो बताइएगा। श्योर सर, मैं ऑर्डर भी साझा करता हूं। राजस्थान से जितने लोग जुड़ रहे हैं वो मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छे रिसोर्स पर्सन है ताराचंद जी। अगर आप लोगों को लगता है कि इनकी मदद ली जा सकती है किसी मामले में, खासतौर से करप्शन का कोई केस हो जिसमें अधिकारी के अगेंस्ट आपके पास सारे एविडेंस आ चुके हैं आरटीआई के तहत, और आप लोग बोलते हैं कि एक्शन नहीं होता, आरटीआई में जानकारी आ गई तो उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन ताराचंद जी रहेंगे। आप उनको कांटेक्ट करके आप उसको परस्यू कर सकते हैं लीगली। ऑलवेज ताराचंद जी अपना नंबर डाल दें, इसमें नंबर डाल दीजिए। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं सर। जो दादाजी जुड़े हैं यहाँ 81 ईयर्स ओल्ड हैं, वहाँ उदयपुर के शांति मेहता जी, दादाजी ने उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया था, तो उनका भी काम अभी मेरे पास चल रहा है। राहुल सर आपसे एक बात पूछनी है जी। आप मैं स्कूल के ऊपर आरटीआई लगाता हूँ, जैसे मैं तो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हमारे दिल्ली में एक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक मतलब जिसे कहते हैं रूल्स बनाए थे ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। सर जब भी उसकी आरटीआई लगाता हूँ तो मुझे गोलमोल जवाब मिलता है सर, पूरा टू द पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़े। पर्सनली आप सर पर्सनल ग्रुप पे आप मुझे एप्लीकेशन सेंड कर दें, मैं उसमें जो भी लीगल एडवांस स्टेप्स और एडवांस रेमेडीज होगी मैं आपके साथ साझा करता रहूं। राहुल सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि मतलब बिल्कुल जो हम पूछते हैं उसी का जवाब मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा जो काम करने वाली बाई है उसका बच्चा भी पढ़े ईडब्ल्यूएस सेक्शन के ऊपर। तो हम स्कूल वालों से अगर आरटीआई मांगते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट स्कूल भेजता है, स्कूल वाले उसका डाटा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, उसका हम सर क्या रास्ता निकालें सर, क्योंकि ना तो वो बच्चे ईडब्ल्यूएस हैं और ना ही उनका रिकॉर्ड है। दिल्ली में अशोक अग्रवाल जी भी हैं, वो भी सर बस हाँ सर मैं इसके आगे टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं उनके साथ उनकी टीम का मेंबर भी हूँ, मैं ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इसके ऊपर कुछ भी, मैं उनकी सपोर्ट देता हूँ, लेकिन सर कुछ लिमिट तक। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इसमें कोर्ट तो वैसे ही बड़ा इसको लेकर के कई हम निर्णय देखते भी रहते हैं, कोर्ट भी बहुत सेंसिटिव रहता है इस तरह के मामलों को लेकर के, जहाँ अगर आरटीई का राइट टू एजुकेशन का अगर उल्लंघन हो रहा है, और यहाँ तक आपने कहा है कि फिरा के जवाब देते हैं, सही जवाब नहीं देते हैं, तो उसका तो आपको मालूम है, उसका पूरा प्रोसेस है, अपलेट प्रोसेस है। सर मेरे आंखों के सामने प्रोसेस देखा है सर मैंने, एक सज्जन जो कि वेल टू सेटल्ड है, गाड़ी सब कुछ मेंटेन्ड है, घर में एसी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे को एडमिट कराया हुआ है। मैं जानता हूं सर उनको, अब जानकारी होने के नाते भी मैं कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कार्रवाई बहुत होंगी, अगर एक मेरी नजर में आया तो ऐसे बहुत होंगे, बहुत है, बहुत है सर। उसका इलाज आईपीसी में है सारा। आप एडवांस स्टेप्स के लिए आप कभी भी आप संपर्क करें, सनराइज टू सनसेट, वो सब बहुत सारे देखे हमने, ये बड़े खूब लंबे चौड़े तुरुन खान बहुत सारे देखे। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, दिल्ली के अंदर एक स्कूल ने मेरे बेटे के, पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे बेटे के एडमिशन के लिए डिमांड गिरी फॉर एक्सटॉर्शन मनी एंड ऑल दैट। यहाँ समझ ले आप जिसे कहते हैं ब्राइब, तो वो एक्सटॉर्शन ब्राइब मनी वो
डिमांड वाज देयर और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस वाज देयर, उसके खिलाफ, उस स्कूल के खिलाफ मैंने सीबीआई से मुकदमा भी लॉन्च कराया। और आफ्टर दैट इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे स्कूल बोलते हैं कि हमारा इनकी लॉबी वाले बोलते हैं कि हमारा स्कूल तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आते ही नहीं है। बट स्टिल मैं कोर्ट को सलाम करता हूँ, भारतीय कानून को, कि इन्होंने मतलब एक चीज को समझा। ऑल द प्राइवेट स्कूल्स आर बीइंग कवर्ड अंडर पीओसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड नॉट इवन दैट, उन्होंने ये भी एक जजमेंट दी कि वेयर देयर इज अ पब्लिक डीलिंग दैट ऑफिस टू बी डीम्ड टू बी कवर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये दिल्ली की कोर्ट में आया, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा जजमेंट था दिल्ली की लोअर कोर्ट्स में। तो लेकिन इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, हमको तो इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देवेंद्र ताराचंद जी आप नंबर डाल दीजिए बॉक्स में। जी, अब हम लोग I have already dropped my number in chat box, sir. सर नहीं आ रहा सर नजर। मैंने डाल दिया डाल दिया आ गया सर, डाल दिया है सर। हाँ राहुल सिंह सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि अब टाइम काफी हो गया है, तो आई थिंक हम लोग अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। सर ये सुरेंद्र जैन जी से निवेदन है, उनका नंबर डाल दे, सुरेंद्र जैन जोधपुर। आप लोग अगले 1 मिनट के अंदर अपना नंबर एक दूसरे से शेयर कर लें। ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। आज की मीटिंग आपने बहुत अच्छी करी सर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा ज्ञान की चीजें मिली और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। राहुल सर द्विवेदी सर, सबको थैंक यू। राहुल सर, ये आने वाले दिन में ये सेशन आपका मील का पत्थर साबित होगा सर, और आपको इतिहास जीवन भर याद रखेगा सर। हर संडे को मिलते रहिए, अच्छा लगता है। राहुल सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे साथी जितने भी हैं सबका मार्गदर्शन किया। इससे हम सबको बेनिफिट तो होगा, डेफिनेटली होगा, और हम इसमें किसी की भलाई करके जाएंगे। साहब का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद है, इतने बड़े अधिकारी होकर अपने सर के बीच में इतना समय निकाला। हर संडे को मिलते रहिए। जी को आवाज नहीं आ पा रही लग रहा है सर, सबकी ओर से वोटर सिंह मेरा मान लीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले संडे को। थैंक यू।